प्रिय विद्यार्थियों, मैं विष्णु कुमार तिवारी शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैहर, जिला सतना, मध्य प्रदेश से हूँ। आज हम कक्षा 12वीं गणित में पहला अध्याय संबंध एवं फलन की चर्चा करेंगे। अब ध्यान दीजिए कि संबंध एवं फलन की चर्चा करने से पहले आप लोगों ने कक्षा 11वीं में दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन पढ़ा होगा। क्योंकि यहाँ पे कार्तीय गुणन की आवश्यकता है, इसलिए थोड़ा सा हम उसको पहले रिवाइज कर लें, फिर इसके बाद उसके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कार्तीय गुणन है क्या। हमारे पास दो समुच्चय हैं, a बराबर 1 2 3 और b बराबर ab। अब यदि हम इसका कार्तीय गुणन करना चाहें तो हमको मिलेगा a गुणे b बराबर, इसमें हमें क्रमित युग्मों को लिखना है जिनमें पहला घटक समुच्चय a का होगा और कामा के बाद वाला दूसरा घटक समुच्चय b का होगा। तो एक के साथ लिखेंगे तो 1a 1b, फिर दो के साथ मिलेगा 2a 2b, इस तरह से आएगा 1a 1b और दो के साथ में 2a 2b और तीन के साथ में 3a 3b। अब ये तो कहला गया कार्तीय गुणन। वहीं यदि हम संबंधों की बात करें कि संबंध क्या है, तो इसके लिए हमें इन दोनों में, इन सभी में इसके अवयव का इसके अवयव से हमें संबंध देखना पड़ेगा। अब कैसा संबंध है, इसके लिए आइए हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पुस्तक में एक उदाहरण दिया है और वो ये दिया है कि A किसी स्कूल के कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हैं और B उसी स्कूल के कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों का समुच्चय है। अब इसमें A से B में देखिए संबंध देखें तो A यहाँ पे किसी स्कूल के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का समुच्चय, वह B बराबर किसी स्कूल के कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों का समुच्चय। अब इसमें ये दिया है पहला संबंध A कामा B बिलोंग्स टू A क्रॉस B। इस प्रकार है कि A B का भाई है। अब यहां पर ये देखिए कि जो कामा के पहले A दिया है वो A का अवयव है और ये जो B है इस B का अवयव है, अर्थात स्मॉल a जो है तो कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का समुच्चय है। मतलब कोई भी 12वीं का छात्र हो सकता है और स्मॉल b जो है तो कक्षा 11वीं का कोई भी छात्र हो सकता है। लेकिन इस संबंध में हमें उन्हीं को लिखना है जिनमें a b का भाई है। जैसे आपको भी पता है कि दो भाई पढ़ सकते हैं एक किसी एक स्कूल में, जिनमें से कोई एक कक्षा 11वीं में होगा, कोई एक कक्षा 12वीं में होगा। तो हमें इस संबंध में सिर्फ उन्हीं अवयवों को लिखना है जिनमें ए बी का भाई हो, सभी एक क्रॉस बी के अवयवों को नहीं लिखना है। और भी है जैसे ए गुणे बी, ए बी की बहन है, इसमें बहन भी हो सकती है। ए की आयु बी से अधिक है तो उन अवयवों को लिखना है जिनमें ए की आयु बी से अधिक हो। ध्यान दीजिए ए क्रॉस बी अगर हम लिखेंगे तो हमें सभी अवयव मिलेंगे और उसका कोई भी उप समुच्चय लिखेंगे तो इस तरह से वो एक संबंध होगा। और वास्तव में ए क्रॉस बी भी एक संबंध है क्योंकि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो संबंध आर के अंतर्गत ए बी से संबंधित है और हम इसको ए आर बी से प्रदर्शित करते हैं। ए और बी का मतलब है ए बी से संबंधित है।
अब देखिए यहाँ पे संबंधों के प्रकार। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे जो संबंध है समुच्चय ए से समुच्चय बी में भी हो सकता है और समुच्चय ए से समुच्चय ए में भी हो सकता है। यदि यह संबंध समुच्चय ए से ए में है तो हमें ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा, अर्थात ए के अवयवों को ए से संबंधित किस तरह से संबंधित है ये देखना होगा। और यदि हम ए से बी में देखना चाहते हैं तो ए के अवयवों को बी से संबंधित करना पड़ेगा। अब देखिए, मान लेते हैं कि ए कोई समुच्चय हम लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए बराबर हमने कोई समुच्चय लिया, ए बराबर 1 2 3 4। इसमें हम एक संबंध लेते हैं R बराबर ए बी इस प्रकार है कि a माइनस बी इक्वल टू 10। अब इस संबंध में हम क्या देखते हैं, इसको चलिए R1 नाम देते हैं। अब ऐसे अवयवों को हम यहाँ पर देखेंगे जिनमें a और b का अंतर 10 है, तो उन अवयवों को हमें यहाँ पे लिखना है। अब ध्यान दीजिए, ये जो a कामा b रहेगा वो a क्रॉस a से ही लिया जाएगा। यदि हम इसको a क्रॉस a देखें तो a क्रॉस a करें, मतलब a का गुणा खुद a से करें, तो आपको पता है कि आपको मिलेगा 1 1 1 2 1 3 1 4, ये सब मिलेगा 1 1 1 2 1 3 1 4। और इसी तरह से 2 के साथ में मिलेगा 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4। अब a क्रॉस a का ये जो मान है इसका उपसमुच्चय ही संबंध कहलाएगा। अब इनमें से हमको ऐसा जोड़ा ढूंढना है जिसके लिए a माइनस बी बराबर 10। जैसे मान लीजिए कि हम इसको चेक करें तो a का मान इसमें 1 है, ये b का मान भी 1 है, तो 1 ऋण 1 करेंगे 0 आएगा, 10 के बराबर नहीं है। अगर हम 1 2 को लेते हैं तो ये क्या 1 2 इसमें हो सकता है, 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगा, वो भी 10 नहीं। इस तरह से हम ये देखते हैं कि a क्रॉस a का कोई भी अवयव हम ले लें, 2 3 को लें, किसी को भी ले लें, कभी भी हमें a माइनस बी 10 नहीं मिलने वाला। आप शॉर्टकट देख सकते हो कि यहाँ पर कामा के पहले वाला जो a अवयव है और कामा के बाद वाला अवयव है b है, ये दोनों ही a से लेना है, क्योंकि इस संबंध को a से a में परिभाषित किया गया है, a से b में नहीं बल्कि a से a पर ही। तो कामा के पहले वाला अवयव भी a से लिया जाएगा और कामा के बाद वाला भी b से लिया जाएगा। तो यहाँ पर a और b में 1 2 3 4 में ऐसे कोई भी अवयव नहीं है जिनके लिए a माइनस बी करें तो हमें 10 मिले। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे रिक्त समुच्चय की भांति, अर्थात इसमें कोई भी अवयव नहीं आएगा। तो अब आप देखिए कि ये क्या कहलाएगा, एक रिक्त संबंध कहलाएगा। मतलब एक ऐसा संबंध जिसमें कोई भी अवयव किसी भी अवयव से संबंधित ना हो, इस a का कोई भी अवयव इस a के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, और ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं, रिक्त संबंध कहते हैं। यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं संबंधों के प्रकार की। अब देखिए वहीं इसी समुच्चय a क्रॉस a पे अगर हम एक दूसरा संबंध परिभाषित करें R2, तो R2 इस तरह से है। अब ये नया प्रश्न है, अभी हमने R1 अलग संबंध दिया था, समुच्चय A यही रहेगा। अब इसमें दूसरा संबंध R2 जो दिया गया है वो इस तरह से है कि A कामा B इस प्रकार है कि mod ऑफ A माइनस B इज ग्रेटर देन और इक्वल देन 0। अब इस पे देखिए, आप a क्रॉस a के क्रमित युग्मों को इसमें संतुष्ट कराने का प्रयास करिए। मान लीजिए कि हमने पहला क्रमित युग्म लिया 1 कामा 1, तो 1 कामा 1 क्या होगा, मॉड ऑफ
1, मतलब a 1 है b 1 है। अब इसको हम यहाँ करते हैं 1 - 1 दैट इज 0। तो 0 ग्रेटर देन आर इक्वल देन 0, 0 का मान 0 होगा, 0 0 से बड़ा नहीं लेकिन इक्वल, मतलब 1 1 ने इस शर्त को संतुष्ट कर लिया। इसी तरह से 1 2 के लिए अगर हम देखें तो अगर हम 1 2 की बात करें तो 1 - 2 -1, लेकिन -1 का मान क्या होगा, +1 हो जाएगा, तो 1 ग्रेटर देन 0 ये भी संतुष्ट कर लिया। अब आप देखिए क्या इसके प्रत्येक अवयव इस शर्त को संतुष्ट करेंगे, और यदि करते हैं तो यहाँ पर जो है हम ये कह सकते हैं कि एक राशि का प्रत्येक अवयव इस संबंध को संतुष्ट करता है। मतलब एक राशि ए के सारे अवयव इस संबंध में आ जाएंगे, और इस तरह के संबंध को जिसमें एक राशि ए के सभी अवयव आ जाएं हम सात्विक संबंध, अंग्रेजी में यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं, और जिसमें एक भी ना आए उसको हम अंग्रेजी में एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। अब इसको अगर हम इस तरह से लिखना चाहें, ध्यान दीजिए वास्तव में संबंध क्या है, एक तरह का समुच्चय है। अब आपने कक्षा 11वीं पढ़ा, समुच्चय को लिखने के दो तरीके होते हैं, सारणीबद्ध विधि और समुच्चय निर्माण विधि। ठीक यहाँ भी वही है, क्योंकि एक समुच्चय है, संबंध तो है ही है लेकिन एक तरह से समुच्चय है, तो इसको यहाँ पे समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया, और अगर इसको सारणीबद्ध रूप में लिखेंगे तो हमें फिर से ये सारे अवयव लिखने पड़ेंगे, ये 1 1, ये 1 2। अब ये सारे अवयव लिखेंगे, मैं सारे नहीं लिख रहा हूँ, आप यहाँ से देख के यहाँ लिख सकते हैं, और लास्ट में 4 4। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि यहाँ पे संबंध R2 में एक राशि ए का प्रत्येक अवयव है, और यदि एक राशि ए का प्रत्येक अवयव है, एक भी अवयव नहीं छूटा है, तो ऐसे संबंध को हम सात्विक संबंध कहते हैं, अर्थात इसमें एक राशि ए के प्रत्येक अवयव है। ध्यान दीजिए कि ये जो संबंध है ए से ए में कहलाएगा, समुच्चय ए से ए में। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि संबंध समुच्चय ए से समुच्चय बी में दिया जाए, तो उसके लिए हमें एक राशि बी निकालना पड़ेगा, कामा के पहले ए का अवयव रहेगा, कामा के बाद में बी का अवयव रहेगा, और इस तरह से अगर एक राशि बी का प्रत्येक अवयव आ जाए तो भी सात्विक संबंध कहलाएगा, लेकिन वहां पर दो समुच्चय अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पर इस संबंध को हम बोलते हैं कि समुच्चय ए पर संबंध है, और इसको बोलेंगे समुच्चय ए से समुच्चय बी पर संबंध है। अब देखिए आपकी बुक में परिभाषा लिखी है, परिभाषा पहली है कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाएगा यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, अर्थात आर बराबर 5, विच इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। दूसरी परिभाषा है समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सात्विक संबंध कहलाएगा यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित है, अर्थात आर बराबर एक राशि। ध्यान दीजिए ये दोनों संबंध, रिक्त संबंध और सात्विक संबंध को हम तुच्छ संबंध, अंग्रेजी में ट्राइवल रिलेशन कहते हैं। अब इसको कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 1, पहला उदाहरण है यहाँ पे, मान लीजिए एक किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, तो दर्शाइए कि आर ए कामा बी ए बी की बहन है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है, और आर डैश ए बी ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है, एक सात्विक संबंध है। ध्यान यहाँ पर दिया है ए एक किसी स्कूल के बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, और जो संबंध आर है, आर बराबर ए कामा बी, इस प्रकार है ए बी की बहन है।
और दूसरा संबंध है आर डैश, R1 R2 भी लिख सकते हो, आर डैश बराबर ए कामा बी इस प्रकार है कि ए व बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। अब देखिए पहले वाले ए कामा बी, मतलब यहाँ पर जो संबंध आर है, इस आर में हमें ऐसे क्रमित युग्मों को लिखना है जिसमें ए बी की बहन। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि चूंकि ये क्या है, बालक स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, तो बालक स्कूल में चूंकि कोई भी गर्ल नहीं है, लड़की नहीं है, और इसलिए जो है तो इसमें कोई भी अवयव नहीं आएगा। तो ये एक रिक्त संबंध है, क्योंकि यहाँ पर हम ए क्रॉस ए का कोई भी अवयव नहीं लिख पाएंगे। वहीं देखिए दूसरे वाले में ए व बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। तो कोई भी दो विद्यार्थी ले लें, यहाँ पर ध्यान दीजिए कामा के पहले का ए उसी स्कूल का विद्यार्थी है जो बी का बी है, मतलब ए और बी एक ही स्कूल के विद्यार्थी हैं। और यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, ए व बी की ऊंचाइयों का अंतर देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ए की ऊंचाई 1.6 मीटर है और दूसरा विद्यार्थी है, ए की जो ऊंचाई है मान लेते हैं 1.6 मीटर है और बी की जो ऊंचाई है मान लेते हैं कि 1.5 मीटर है। तो ये क्या देखते हैं कि इसका अंतर 0.1 मीटर जो कि 3 मीटर से कम है। अब देखिए जो कक्षा 12वीं में जो सबसे बड़ा विद्यार्थी, मान लेते हैं कि उसकी ऊंचाई 1.6 मीटर, जो सबसे छोटा विद्यार्थी है जो कि कक्षा 1 में पढ़ रहा है या नर्सरी एलकेजी यूकेजी जो भी है, सबसे छोटा आप लेते हैं, मान लीजिए कि उसकी ऊंचाई 1 मीटर है। अब इसका अंतर देखिए तो 0.6 आएगा, मतलब क्या 3 मीटर से कम आया। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि चाहे कोई भी दो विद्यार्थी लिए जाएं, उनकी ऊंचाइयों का अंतर हमेशा 3 मीटर से कम आएगा। तो इस तरह से इसमें एक क्रॉस ए के सारे अवयव आ जाएंगे और ये जो संबंध कहलाएगा इसको हम सार्वत्रिक संबंध बोलेंगे। अब देखिए परिभाषा, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य कहलाएगा यदि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए बिलोंग्स टू आर। की तीसरी परिभाषा है समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर पहला स्वतुल्य कहलाता है यदि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए बिलोंग्स टू आर, अर्थात प्रत्येक अवयव ए जो कि समुच्चय ए का है खुद से संबंधित हो। यदि ऐसा है तो उस संबंध को हम स्वतुल्य बोलेंगे। दूसरा सममित, सममित कहलाता है यदि ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए बी ए बिलोंग्स टू आर हो। इस सॉरी यहाँ पे संबंध आर माना जाएगा। बी ए बिलोंग्स टू आर,
जहां पर ए और बी समुच्चय ए के अवयव है, प्रत्येक, इसको हम फॉर ऑल इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में प्रत्येक कहते हैं, प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू ए के, इसमें भी हम लिख सकते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए, माने हर अवयव ए जो कि कैपिटल ए का अवयव है, समुच्चय ए का अवयव है, उसके लिए। तो इस तरह से ये संबंध सम्मित कहलाएगा। यदि ए बी से संबंधित है तो बी को भी ए से संबंधित होना चाहिए। और तीसरा संक्रामक, संक्रामक कहलाता है यदि ए बी व बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग्स टू आर। अर्थात यदि ए बी से संबंधित है, बी सी से संबंधित है, तो ए को भी सी से संबंधित होना चाहिए। यदि ऐसा है तो ऐसे संबंध को हम बोलते हैं संक्रामक। अब ध्यान दीजिए कि अगली परिभाषा तुल्यता संबंध की, परिभाषा नंबर 4। तो कोई भी संबंध तुल्यता संबंध तभी कहलाएगा यदि उसमें ये तीनों शर्तें लागू हों, अर्थात वह संबंध स्वतुल्य होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए। यदि कोई भी संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है तो ऐसी स्थिति में हम उस संबंध को तुल्यता संबंध कहेंगे। आइए हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। उदाहरण नंबर 2। इसमें है, मान लीजिए टी किसी समतल में से समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है, तो टी में आर T1 T2 के सर्वांग है, एक संबंध है, सिद्ध करना है कि आर एक तुल्यता संबंध है। दिया है टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है, और इसमें जो संबंध दिया है वह संबंध R बराबर T1, T2 इस प्रकार है कि T1 T2 के सर्वांग सम है। अब इसमें हम क्या देखते हैं, यहां पर यदि हम कामा के बाद भी T1 लें, मतलब T1, T1, तो क्या देखते हैं कि T1 के सर्वांग सम है। T1 कोई त्रिभुज है, T2 कोई दूसरा त्रिभुज है। यदि हम दूसरे त्रिभुज के बजाय खुद वही त्रिभुज ले लें तो क्या मिलेगा, T1 सर्वांग सम T1, मतलब प्रत्येक त्रिभुज अपने आप के सर्वांग सम का मतलब एकदम बराबर। कक्षा 9वीं में आप लोगों ने सर्वांग समता त्रिभुज के बारे में पढ़ी है। तो सर्वांग सम का मतलब एकदम बराबर। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई त्रिभुज है T1, अब फिर से यही त्रिभुज में T1 ही बना रहा हूं, इसी त्रिभुज को मैंने यहाँ पे बनाया। और अब देखिए ये जो T1 त्रिभुज है, इस T1 के सर्वांग सम मतलब इसको उड़ा के इसके ऊपर रखोगे तो पूरा का पूरा ढक लेगा, एकदम बराबर, इसको कहते हैं सर्वांग सम। तो चूंकि यहाँ पर अगर हम T1 यहाँ T2 को T1 से रिप्लेस कर दें, अलग कर दें, मतलब यहाँ भी T1 ले लें, तो ये कहलाएगा T1 के सर्वांग सम है। ऐसा बोलना कोई गलत नहीं है। और इसलिए यहाँ पर ये जो संबंध कहलाएगा स्वतुल्य कहलाएगा। स्व
स्वतुल्य मतलब अपने आप से संबंधित होना। तो प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांगसम होता है और इसलिए ये संबंध क्या कहलाया जाएगा, स्वतुल्य कहलाएगा। इसको हम लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज, आप लोग लिख लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांगसम होता है इसलिए T1, T1 अवयव है R का और यह संबंध क्या कहलाएगा, स्वतुल्य कहलाएगा। ऐसा लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि T1 सर्वांगसम T1 अर्थात T1, T1 बिलोंग्स टू R। बिलोंग्स टू R मतलब संबंध R का अवयव है, इसलिए R स्वतुल्य, R मतलब संबंध R स्वतुल्य है। तो इस तरह से ये संबंध स्वतुल्य कहला गया। अब हम इसके दूसरे गुणधर्म सममित में आते हैं। तो देखिए दूसरा ये कहता है कि माना T1, T2 बिलोंग्स टू R। इसमें हमें सममित में दिखाना पड़ता है कि यदि T1 T2 से संबंधित है तो T2 T1 से भी संबंधित होना चाहिए। तो माना T1, T2 बिलोंग्स टू R, तो यदि T1 T2 R पे हैं तो इसका पहले तो हम मतलब देखते हैं क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये निकलेगा कि T1 सर्वांगसम T2 अर्थात ऐसे दो त्रिभुज T1 T2 हमारे पास में हैं जो कि एक दूसरे के सर्वांगसम है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास T1 है और T2 भी इसी तरह से है, जो क्योंकि दोनों सर्वांगसम है। तो इस तरह से ये T1 है, ये T2, तो ये T1 त्रिभुज इस T2 त्रिभुज के क्या है, सर्वांगसम है। तो आप ये बताइए, तो क्या T2 T1 के सर्वांगसम नहीं होगा, बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हम इसी चीज को उलट के ऐसा भी लिख सकते हैं कि T2 सर्वांगसम T1। इसका मतलब ये निकला कि T2, T1 बिलोंग्स टू रिलेशन R, क्योंकि T2 T1 के सर्वांगसम है इसलिए T2 T1 रिलेशन R में होगा। तो इस तरह से हमने ये देखा कि अगर T1 T2 R पे है तो T2 T1 भी R पे है, और इस गुणधर्म से हमें पता चलता है कि यह संबंध सममित है, इसलिए R सममित है। इंग्लिश में सिमेट्रिक बोलते हैं, R सिमेट्रिक। और अब हम आगे बढ़ते हैं इसके तीसरे गुणधर्म में। संक्रामक, ट्रांजिटिविटी। तो तीसरे में देखिए गुणधर्म, इसमें हम मान लेते हैं कि T1, T2 व T2, T3 बिलोंग्स टू R, अर्थात संबंध R पे दो अवयव T1 T2 और T2 T3 हैं। तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि T1 T3 भी संबंध R पे है। तो यदि T1 T2 T2 T3 R पे है तो इसका क्या मतलब निकला? देखिए T1 T2 अगर रिलेशन R पर है तो T1 T2 है तो T1 T2 के सर्वांगसम है, मतलब T1 सर्वांगसम T2 व T2 T3 अगर R पे है तो T2 सर्वांगसम T3। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए कि T1 T2 के सर्वांगसम, जैसे यहाँ पे त्रिभुज T1 है, ये T2 के सर्वांगसम है, और T2 जो है T3 के, एक मैं अलग से त्रिभुज ले रहा हूँ T3। तो यहाँ पर देखिए T1 T2 के सर्वांगसम है और T2 T3 के, तीनों त्रिभुज आपस में बराबर है। तो T1 T2 के बराबर है, T2 T3 के बराबर है, तो क्या T1 T3 के बराबर नहीं होगा, सर्वांगसम नहीं होगा? सर्वांगसम का मतलब पूरा पूरा ढक ले। तो हम ये देखते हैं कि निश्चित तौर पे T1 T3 के क्या होगा, सर्वांगसम होगा। तो इस तरह से हम इस रिजल्ट को ऐसा लिख सकते हैं, T1 सर्वांगसम T3। इसका मतलब ये निकलता है कि T1, T3 बिलोंग्स टू R, अर्थात संबंध R संक्रामक है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि ये जो संबंध है ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है
और संक्रामक भी है, और इसलिए इस संबंध को हम बोलेंगे तुल्यता संबंध। यह एक तुल्यता संबंध कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे।